11th केमिस्ट्री यूनिट 1 रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं भाग 2 में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्रव्य के गुणधर्म, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, आधुनिक परमाणु सिद्धांत, परमाणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान, मोल संकल्पना। तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये सभी पॉइंट का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले द्रव्य के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। द्रव्य के गुणधर्म। अच्छा, द्रव्य के गुणधर्म के बारे में इसके पहले हम पढ़े थे द्रव्य क्या है। तो आप सभी जानते हैं वह पदार्थ जिसका द्रव्यमान और आयतन होता है। कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसका द्रव्यमान और आयतन होता है उसको द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य का हमने प्रकार भी देखा था, जिसमें मुख्यतः 3 प्रकार, ठोस, द्रव और गैस। उसे चौथी अवस्था प्लाज्मा, पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन भी देखे हैं हम लोग। तो आइए देखते हैं आज हम द्रव्य के गुणधर्म। तो द्रव्य के गुणधर्म को भी 2 प्रकार से विभाजित किया गया है इसको। पहला भौतिक गुणधर्म है और दूसरा रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में बात करें जिसको भौतिक गुण बोलते हैं, है ना, ऐसे गुण जिन्हें पदार्थ के संगठन या पहचान को परिवर्तित किए बिना ही देखा या मापा जा सकता है, भौतिक गुणधर्म कहलाता है। जैसे रंग, गंध, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, द्रव्यमान, आयतन आदि। इसमें हम पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, है ना, यह पहचान को परिवर्तित नहीं करते हैं, फिर भी हम इसको अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, माप सकते हैं। आप कोई भी पदार्थ, जैसे परफ्यूम है, बोलते हैं कि खुशबू आ रही है, नाली का जो है बदबू आ रहा है, तो ये भौतिक गुणधर्म के आधार पर आप जो है उसकी गंध को अनुभव कर रहे हो, है ना, रंग को भी देख करके। तो ये भौतिक गुणधर्म है। रासायनिक गुणधर्म किसको बोलेंगे? तो अभिक्रिया के पश्चात होने वाला रासायनिक परिवर्तन संबंधी गुण रासायनिक गुणधर्म कहलाता है। कोई अभिकारक जब नया उत्पाद बनाता है तो उत्पाद बनने के बाद जो उसमें जो भी परिवर्तन होती है, तो उस परिवर्तन के संबंधी जो गुणों का अध्ययन करते हैं उसको हम रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक गुण कहते हैं। जैसे जो अभिक्रियाएं होती है, कुछ अभिक्रिया का नाम दिया गया है, योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं आदि। तो ये सभी जो है रासायनिक गुणधर्म में आते हैं। भौतिक गुण और रासायनिक गुण आपने द्रव्य के देखा। जब आप आगे अध्ययन करेंगे किसी भी यौगिक के बारे में, तो वहां पे भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन किया जाता है। भौतिक राशियां, तो मापन हेतु उपयोग की जाने वाली राशियां को भौतिक राशियां कहते हैं। माने किसी भी चीज को मापना है तो उसको मापने के लिए जो उपयोग में हम लाते हैं राशि, उस राशि को जो है हम भौतिक राशि कहते हैं। और इसका 2 भाग होता है। पहला संख्या या आंकिक मान, संख्यात्मक मान या आंकिक मान, दूसरा इकाई होती है। अब प्रत्येक आंकिक या संख्याई मान का जो नाम मापते हैं उसकी कुछ न कुछ इकाई होती है। और भौतिक राशि को व्यक्त करने के संदर्भ में उसको हम मात्रक बोलते हैं, यूनिट से बोलते हैं। तो भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। पहला अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। अदिश राशि किसको बोलते हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। देखिए, केवल परिमाण होगा और दिशा नहीं होगा, उसको अदिश राशि बोलते हैं। नाम से पता चला, अदिश राशि, बिना दिशा वाला राशि जो है। जैसे चाल, समय, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, आयतन, विद्युत धारा आदि, ये सभी जो है अदिश राशि हैं। इनके केवल परिमाण होंगे, इनके दिशा नहीं होती है। दूसरा है सदिश राशि। इसमें जो है परिमाण और दिशा दोनों होंगे। तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी होता है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और इसमें और बोल सकते हैं कि जो योग के निश्चित नियमों के तहत जोड़ी जाती है, सदिश राशि कहलाती है। योग के निश्चित नियमों के अनुसार इसको जोड़ी जाती है। इसको हम परिभाषित करना चाहें तो इतना पर्याप्त है, वो भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। या बोल सकते हैं वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, सदिश राशि कहलाती है। जैसे इनका बहुत सारा उदाहरण हमने लिया है। बल, वेग, विस्थापन, ता हो गया है ना, ये था होगा, था कर लेंगे।
त्वरण, संवेग, आवेग, रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, ताप प्रवणता, चाल प्रवणता, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत ध्रुवाघूर्ण, विद्युत ध्रुवण इत्यादि। तो ये जो है सभी जो है सदिश राशियां कहलाती हैं। ये इनके उदाहरण हैं। तो सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब माप की मात्रा की या इकाई जो मापते हैं उसकी मात्रा की इकाई क्या होती है देखते हैं। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक, किसी भी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं और दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करना ही मापन कहलाता है। कोई राशि दी गई रहती है तो उसका मात्रक से हम तुलना करते हैं तो जो मापन ही कहलाएगा वो जो है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। तो मात्रक किसको बोलेंगे? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार का होता है, पहला मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं। पहला मूल मात्रक, वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। नाम से पता चल रहा है मूल मात्रक बेस है, माने इसको जो है दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं होती, ये जो है स्वयं जो है ये स्वतंत्र होते हैं। तो जो मात्रक अन्य मात्रक से स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। जैसे देखते हैं कौन कौन सा 7 है। मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, एम्पियर, मोल, केल्विन, कैंडेला, ये सभी जो है मूल मात्रक हैं। अब आता है व्युत्पन्न मात्रक। तो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जिसको जो है 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब मूल मात्रक का व्युत्पन्न है, इसमें जो है कम से कम 2 मूल मात्रक रहेंगे, उनका उपयोग किया जाएगा, तब हम उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे न्यूटन, पास्कल, जूल, वोल्ट आदि ये व्युत्पन्न मात्रक हैं। अब देखते हैं मात्रक की पद्धतियां। तो मात्रक की 3 मुख्य पद्धति है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। पहला है CGS पद्धति, दूसरा MKS पद्धति, तीसरा FPS पद्धति। इनके जो लेटर हैं, प्रारंभिक लेटर, इनके आधार पे आप जान सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले जो है CGS पद्धति। तो नाम से पता चल रहा है इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है। देखिए C सेंटीमीटर, G ग्राम और यहाँ जो S है सेकंड। तो यहाँ पे लंबाई, द्रव्यमान और जो समय के मात्रक को प्रदर्शित किया गया है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड से। तो इसी के आधार पर इसको जो है CGS पद्धति कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। MKS, इसमें भी देखिए लंबाई, द्रव्यमान और समय का मात्रक, ये 3 चीज को हम आधार माने, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इसके आधार पर M का मतलब हो गया मीटर, K यहाँ पे K का मतलब हो गया किलोग्राम और S का मतलब हो गया सेकेंड। तो यहाँ पे जो MKS में क्या बोला गया, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, जबकि CGS में क्या था, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर था, द्रव्यमान का ग्राम था और समय का सेकंड था। सेकंड तो दोनों में सेम है, केवल मीटर और किलोग्राम में अंतर आया है। अब आया FPS, फुट पाउंड वाला है। तो इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक को क्रमशः बोला गया। लंबाई के लिए फुट बोला गया जिसको F से प्रदर्शित किया गया। द्रव्यमान के लिए पाउंड का उपयोग किया गया जिसको P से प्रदर्शित किया गया है। और समय का मात्रक तो इसमें भी सेम है, सेकेंड है, सेकंड से जिसको S से प्रदर्शित किया जाता है। इस कारण इसके FPS पद्धति कहते हैं। तो मात्रक के आधार पर जो है इन पद्धतियों का नाम दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति देखते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति किसको बोलेंगे, तो ये पद्धति MKS पद्धति का संवर्धित और संशोधित रूप है।
जो अभी हमने 3 पद्धति देखा उसमें से एमकेएस पद्धति का संवर्धित और संशोधित रूप अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति है। अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन 1960 में से एसआई यूनिट्स को स्वीकार किया गया। विश्व लेवल पे एक मात्रक स्वीकार किया गया जिसको एसआई यूनिट्स कहते हैं, और एसआई का जो पूरा नाम होता है आप देख सकते हैं, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो क्या होता है, अलग अलग जगह अलग अलग माप करेंगे तो जो मान अलग अलग आता है। तो इसमें एक अधिवेशन बुलाया गया और ये बोला गया कि क्यों ना जो है विश्व लेवल पे एक मात्रक रखा जाए, और उस मात्रक को ही एसआई यूनिट्स नाम दिया गया। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। मूल मात्रक हम पढ़े हैं, 7 मूल मात्रक होंगे इसमें और 2 संपूरक मात्रक होंगे। तो 7 मूल मात्रक का नाम देख लेते हैं हम लोग। इसमें पहला मीटर, दूसरा किलोग्राम, तीसरा सेकेंड, चौथा एम्पियर, पांचवा केल्विन, छठवां कैंडेला और 7वां मोल। ये मूल मात्रक हैं। अब पूरक मात्रक की बात करें, संपूरक मात्रक की, तो संपूरक मात्रक में आता है रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन। अब आता है भौतिक राशियां, उनके एसआई मात्रक। कुछ भौतिक राशियां उनके एसआई मात्रक का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया, देखिए 7 मूल राशि का नाम दिया गया है। यह मूल राशि, फिर जो है उसका मूल मात्रक क्या होता है और संक्षिप्त में हम उसको जो है किस रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो लंबाई, जिसको स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसका मूल मात्रक होता है मीटर, और इसको अंग्रेजी के स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर द्रव्यमान अंग्रेजी के स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका मूल मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, जो एसआई यूनिट्स हैं, और इसको केजी से प्रदर्शित करेंगे। समय स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाता है। मूल मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मूल मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा को एम्पियर से मापा जाता है, और इसका संकेत होता है कैपिटल ए। फिर ताप है, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मूल मात्रक केल्विन है, और इसको के से प्रदर्शित किया जाता है। हालांकि हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में भी ताप को मापते हैं, लेकिन एसआई यूनिट जो है ताप का केल्विन हो, केल्विन पे माना है, ठीक है। ज्योति तीव्रता IV से प्रदर्शित करते हैं, और इसको कैंडेला से मापते हैं। इसका मूल मात्रा कैंडेला है, जिसको CD स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है, कैंडेला का संक्षिप्त रूप संकेत के रूप में। और पदार्थ की मात्रा जिसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, इसकी मूल मात्रक होती है मोल, और मोल को जो है इस प्रकार से लिखते हैं MOL। कोई भी मान आता है जब हम मापक के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो MOL के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए इस 7 जो मूल राशि हैं और इनका मूल मात्रक क्या है और संकेत। अब द्रव्यमान और भार में अंतर देखें, कई बार कंफ्यूजन रहता है। जैसे हम द्रव्य के बारे में बोलते हैं कि द्रव्य का द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, कोई बोलते हैं द्रव्य का भार होता है, आयतन होता है। तो उसमें थोड़ा सा अंतर है द्रव्यमान और भार में, उसको आइए हम देखते हैं। द्रव्यमान ले लें पहले एक साइड, दूसरी तरफ भार लेते हैं। तो द्रव्यमान किसको बोलेंगे, पहला अंतर हम देख रहे हैं, किसी पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा। किसी भी पदार्थ में उपस्थित जो द्रव्य की मात्रा है उसको हम द्रव्यमान बोलते हैं, माने द्रव्य की मात्रा ही द्रव्यमान है। और भार किसको बोलेंगे, किसी पदार्थ पर लगने वाला गुरुत्व बल भार है। भार क्या है, किसी पदार्थ पर लगने वाला गुरुत्व बल। तो हम बोल सकते हैं द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान है, जबकि द्रव्य पर लगने वाला गुरुत्व बल भार है। दूसरा अंतर देखें, द्रव्यमान स्थिर होता है। आप कहीं भी चल दो, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान नहीं बदलता, हमेशा स्थिर होगा। लेकिन भार, गुरुत्व में जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के साथ साथ भार का मान भी परिवर्तित हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो भार का मान अलग अलग होता है। तो गुरुत्व में परिवर्तन से जो है भार का मान बदलता है, लेकिन गुरुत्व में परिवर्तन से द्रव्यमान का मान जो है नहीं बदलता। तो ये सूक्ष्म अंतर है द्रव्यमान और भार में। और किस प्रकार से बदलता है हम एक उदाहरण से देख लेते हैं। देखिए
किसी अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। मान लो कोई अंतरिक्ष यात्री है, 100 किलोग्राम है, तो उसका भार जो है पृथ्वी पर क्या होगा। और तो देखिए पृथ्वी पर जो है उसका भार होता है 100 गुणित 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर वर्ग सेकंड से के भार का जो है गुणा करेंगे तो ये चाहता है 980 न्यूटन आता है। लेकिन इसी का जब चंद्रमा पर जाएगा अंतरिक्ष यात्री तो इसका भार आ जाता है 162.2 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान 100 किलोग्राम है बोले किसी अंतरिक्ष यात्री का, तो उसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम ही रहेगा। लेकिन जब भार की बात करें तो पृथ्वी पर उसका भार 980 न्यूटन होगा, लेकिन चंद्रमा पर उसका भार हो जाएगा 162.2 न्यूटन। तो ये गुरुत्व बल पर निर्भर करता है। अब आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, परमाणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान पढ़ेंगे। साथ में इसमें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बाद आधुनिक सिद्धांत भी देख लेंगे। देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो प्रत्येक तत्व अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है जिसे परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक तत्व सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। फिर ये बताए कि परमाणु अविभाज्य हैं और एक तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान और अन्य सभी गुणों में समान होते हैं। बोले कि एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान और गुणों में समान होंगे, लेकिन दूसरे तत्व के जो परमाणु से भिन्न होते हैं। परमाणु छोटी छोटी पूर्णांक संख्याओं में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं, मतलब यौगिक बनाते हैं, है ना, जिसे अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। माने परमाणु के योग से जो यौगिक बनता है या नया पदार्थ बनता है उसे अणु कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई परमाणु है, और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेती है सबसे छोटी इकाई परमाणु को बोला गया है। जैसे, है ना, शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई बोलने से कोशिका है, उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली छोटी इकाई परमाणु है। और परमाणु अविनाशी है, इसको जो है विनाश नहीं किया जा सकता, और बोला जा रहा है न तो इन्हें बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसलिए बोला गया कि परमाणु अविनाशी है। अब इसी के आधार पर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कुछ कमी रह गई। इनके अनुसार, इनके द्वारा भार अनुसार रासायनिक संयोग के नियम की स्पष्ट किया जा सका, लेकिन गैलुसाक के गैसीय आयतन संबंधी नियम को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ये रासायनिक संयोग का नियम है, पढ़े नहीं है, अगली बार जो है मैं रासायनिक संयोग का नियम लेके आऊंगा, आप जो है इस कमी को समझ लीजिएगा। तो रासायनिक संयोग के नियम को स्पष्ट नहीं कर पाया। फिर भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, आकार, संयोजकता में भिन्नता को समझाया नहीं जा सकता। फिर यह सिद्धांत यौगिक परमाणु के बनने की पुष्टि नहीं कर सका। बोल तो दिया कि यौगिक परमाणु बनता है जिसे अणु कहते हैं, लेकिन उस सिद्धांत की पुष्टि नहीं कर पाया। यह सिद्धांत अणु में उपस्थित परमाणुओं के बीच उपस्थित बल की प्रकृति स्पष्ट नहीं कर सकता। माने परमाणुओं के बीच में कौन सा बल है, उसकी प्रकृति को भी स्पष्ट नहीं किया जा सका इस सिद्धांत के अनुसार। और यह सिद्धांत द्वारा एक तत्व के या यौगिक के सूक्ष्मतम भाग में कोई अंतर प्रदर्शित नहीं किया होता है। इस सिद्धांत द्वारा एक तत्व के या यौगिक के सूक्ष्मतम भाग में कोई अंतर प्रदर्शित नहीं होता है। ये थी कमियां। अब कुछ कमी को दूर करने के लिए आया आधुनिक परमाणुवाद। देखते हैं तो आधुनिक परमाणुवाद क्या है। आधुनिक परमाणुवाद में बोला गया कि परमाणु विभाज्य है, परमाणु को विभाज्य बताया गया, जबकि इसको डाल्टन ने बोला था विभाज्य है। और किसमें विभाजित है ये? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं। परमाणु संरचना जब हम बनाते हैं तो आप देखते हो वहाँ पे लिखते हो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या दर्शाते हो नाभिक पे, और इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर प्रदर्शित करते हो। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि विभाज्य है। इसमें एक ही तत्व के परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं, जिन्हें समस्थानिक कहते हैं। देखो, एक ही तत्व के परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान जो है अलग अलग हो सकते हैं, उन्हें
समस्थानिक कहेंगे। और पढ़े भी हो आप लोग पूर्व कक्षाओं में समस्थानिक, जिनका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग हो। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान हो तो उन्हें समभारिक कहते हैं। और बोला गया अलग अलग तत्वों के परमाणु भार यदि समान हो तो जिन तत्वों का परमाणु भार समान होगा उसे समभारिक कहते हैं। फिर परमाणु रासायनिक अभिक्रिया, रा हो गया, रा लिखना इसको, है ना। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सूक्ष्मतम स्वतंत्र कण होता है। विभिन्न परमाणु एक दूसरे से निश्चित और सरल अनुपात में संयोग करते हैं, किंतु कई जटिल यौगिकों में यह आवश्यक नहीं कि यौगिक तत्व एक सरल अनुपात में ही संयोग करें, है ना। तो इसके लिए उदाहरण भी दिया गया, देखिए सुक्रोज, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में 12:22:11 है, मतलब इस सरल अनुपात नहीं बना पा रहा है। जैसे छठवां है, संयुक्त परमाणु नामक कोई चीज नहीं होती है, जैसे उन्होंने संयुक्त परमाणु बोला था, किंतु परमाणुओं के संयोग से बने यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। ये भी बोल रहे हैं कि परमाणु के संयोग से जो बना यौगिक है उसको अणु कहते हैं। अब आता है परमाणु द्रव्यमान। तो किसी तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान, किसी तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। उदाहरण से समझिए, देखिए हाइड्रोजन का अपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान 1.008 AU है, एटॉमिक मास यूनिट, तथा ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक यूनिट है, एटॉमिक मास AU है ना। इसका तात्पर्य क्या है, हाइड्रोजन तत्व का एक का परमाणु कार्बन के, देखिए हाइड्रोजन तत्व के लिए है ना, तो हाइड्रोजन तत्व का परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना, हाइड्रोजन कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से 1.008 गुना भारी है और ऑक्सीजन 16 गुना भारी है। इस परिभाषा के अनुसार निकाला जा रहा है। जैसे एक AMU बराबर होता है 1/NA। NA क्या है, एवोगाड्रो संख्या है, इसके बारे में पढ़े नहीं हम लोग, एक्चुअल में मेरे को बता देना था। चलिए अगली बार अगला क्लास हम लेके आएंगे इनका। तो 1/एवोगाड्रो संख्या का मान लिख दिया 6.022 गुणित 10 की घात 23। तो ये मान आता है 1.666 गुणित 10 की घात ऋण 24। अब हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालिए, तो 1.67 गुणित 10 की घात ऋण 24 से गुणा किया गया, तो 1 AMU में हाइड्रोजन का द्रव्यमान आ गया, इस मान को रख दिया गया। ये जो मान होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.67 गुणित 10 की घात ऋण 24 बटे एवोगाड्रो संख्या वाला जो हम हल किए थे मान आया है, यहाँ पे जो मान आया है 1.66 गुणित 10 की घात ऋण 24। तो इसको जब डिवाइड करते हैं, इससे हल करते हैं, तो आता है 1.008। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि किसी तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। किसी भी परमाणु का निकालना है औसत द्रव्यमान, तो कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, वो जो उसकी परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। कार्बन 12 क्यों बोला गया कि कार्बन का भी 3 समस्थानिक है ना, 12, 13, 14। तो कार्बन 12 को जो है मूल माना जाता है, तो 12 जो है उनका द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान। अब आता है परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। देखिए परमाणु द्रव्यमान उस चीज को बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या भी उस चीज को बोलते हैं, परमाणु भार उस चीज के लिए प्रयोग करते हैं जिसको कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे, अभी हमने कार्बन 12 के सापेक्ष देखा था, यहाँ पे कार्बन 12 के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान देखा था, लेकिन वर्तमान में हम लोग परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार को किस रूप से परिभाषित करते हैं, आइए देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। देखिए किसी भी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो है, तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग करने से जो मान आता है वो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। देखिए हम इसको लिख सकते हैं, ए कैपिटल A मतलब परमाणु द्रव्यमान, P प्रोटॉन की संख्या, N न्यूट्रॉन की संख्या, या लिख सकते हैं इसको A बराबर Z, Z परमाणु संख्या है धन N न्यूट्रॉन। परमाणु संख्या किसका लेंगे, उदासीन परमाणु संख्या लेंगे, तो उदासीन परमाणु संख्या के साथ में न्यूट्रॉन की संख्या भी जोड़ते हैं तो द्रव्यमान संख्या के
बराबर होता है उसको द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। हम इसको लिख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक धन न्यूट्रॉन लिखा गया है। परमाणु क्रमांक लिख के न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ने से भी जो आपको परमाणु द्रव्यमान का मान मिल जाएगा। हाँ, एक चीज है इसमें, यहाँ पे बोला जा रहा है परमाणु क्रमांक, लेकिन उदासीन परमाणु का परमाणु क्रमांक लेते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो है वो बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा मूल जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। और उसी में न्यूट्रॉन जुड़ जाए तो परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। नोट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। याद रखना, न्यूक्लियन शब्द आता है कई बार पुस्तक में पढ़ते हैं, तो जहाँ पे न्यूक्लियन बोला गया तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं वहाँ पे, तो उसको संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहते हैं, क्योंकि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं और दोनों परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग ना बोल करके उसको न्यूक्लियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या अणुभार किसको बोलेंगे? एक ही चीज है, सभी अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। तो किसी अणु में उपस्थित अवयवी तत्वों के परमाणु भारों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। कोई यौगिक है या अणु है तो उसमें जितने भी परमाणु रहते हैं, समस्त परमाणु के परमाणु भार को जोड़ देते हैं तो जो आंसर आता है वो आणविक द्रव्यमान कहलाता है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे देखा पहले उदाहरण, H2O का अणु भार निकालना है तो हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार लेंगे, ठीक है, और इस हाइड्रोजन परमाणु के परमाणु भार को जो है 2 से भी गुणा करेंगे, क्योंकि H2O 2 हाइड्रोजन है तो गुणित 2 किया गया। फिर ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन परमाणु को भार लेंगे। अब परमाणु भार लिखे, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, राउंड फिगर में लेते हैं तो, और कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं यहाँ पे 2 है तो 1, इसलिए 2 से गुणा कर दे। धन, अब दूसरा परमाणु को योग करेंगे 16, ऑक्सीजन का रहा है तो ये 16 है, तो हल करेंगे तो आ जाता है 18 AMU आ जाता है। तो इस प्रकार से हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि जो यौगिक है, जैसे H2O यौगिक है तो इसमें अवयवी तत्व क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इनके परमाणु द्रव्यमान के योग को हम जो है आणविक द्रव्यमान कहते हैं। दूसरा उदाहरण ले, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का अणु भार देखिए, तो H2O हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है इसलिए गुणित 2 कर दिए। अब धन, सल्फर 1 है तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32। धन, ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16, चूंकि 4 ऑक्सीजन परमाणु तो गुणित 4 कर दिए। अब इसको हल करोगे तो आ जाएगा 98 AMU। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 98 AMU हो गया। इसी प्रकार ग्लूकोज का निकालना है C6H12O6 का अणु भार, तो ग्लूकोज में देखो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 लिखे, और चूंकि 6 कार्बन है तो गुणित 6 कर दिए। अब दूसरा परमाणु के लिए प्लस करोगे, अब हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन 12 है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट 12 लिख दिया हूँ मैं। एक्चुअल में आप यहाँ पे 1 गुणित 12 लिख सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और क्या होगा 12 हाइड्रोजन परमाणु है तो गुणित 12 होगा, तो 12 गुणित 1 हल करोगे तो 12 आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। आप 1 गुणित 12 भी लिख सकते हो। फिर धन, अगला परमाणु है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, क्योंकि 6 ऑक्सीजन परमाणु इसलिए गुणित 6 कर दिए, और हल करेंगे इसको तो आएगा 180 AMU। तो इस प्रकार से आप आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो। परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होगा तो किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। सूत्र द्रव्यमान किसको बोलते हैं? तो किसी यौगिक के सूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणु भारों का कुल योग सूत्र भार कहलाता है। देखिए आणविक द्रव्यमान बोले थे हम लोग अभी, और यहाँ पे सूत्र द्रव्यमान हो रहा है। इसमें भी परमाणु भार का कुल योग ही करेंगे। परमाणु भार, जितने भी सूत्र द्रव्यमान में तत्व उपस्थित है उन तत्वों का जो है परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान का योग करेंगे तो सूत्र भार निकलता है। सूत्र भार इसलिए बोला गया क्योंकि ये आयनिक यौगिक के लिए प्रयोग किया जाता है, क्रिस्टल वाली यौगिक के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए सूत्र द्रव्यमान बोल देते हैं। देखिए NaCl का सूत्र भार मतलब Na+ के रूप में, Cl- के रूप में रहता है ये क्रिस्टल में, है ना। तो ये जो है क्रिस्टल वाले यौगिक हैं, आयनिक यौगिक हैं, तो इनका जब निकालना होता है द्रव्यमान तो उसको सूत्र द्रव्यमान बोलते हैं।
तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23, सोडियम का एक ही सोडियम है, धन क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5, दोनों का योग कर दोगे तो आ जाएगा 58.5, है ना। तो ये आणविक द्रव्यमान ही है, सूत्र द्रव्यमान इसलिए बोला गया क्योंकि आयनिक यौगिकों के लिए सूत्र द्रव्यमान शब्द का प्रयोग किया जाता है। नोट यहाँ पे देखिए, जब परमाणु भार, अणु भार या सूत्र भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या ग्राम सूत्र कहा जाता है। कई बार आपको पुस्तकों में ग्राम परमाणु लिखेगा, तो परमाणु ग्राम परमाणु लिख रहा है तो परमाणु भार को व्यक्त कर रहा है, ग्राम अणु बोला तो अणु भार को व्यक्त करेगा, ग्राम सूत्र बोला तो सूत्र भार को व्यक्त करता है। दूसरा है आणविक यौगिकों का द्रव्यमान ही सूत्र द्रव्यमान है। मैं बोल रहा था ना आणविक यौगिकों का सूत्र द्रव्यमान, तो आणविक यौगिकों का द्रव्यमान को सूत्र द्रव्यमान बोलते हैं। अब आता है मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज होता है। तो परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या को गिनने के लिए जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे मोल कहते हैं। देखिए आप लोग बाजार जाते हैं, केला मांगते हैं, 1 दर्जन केला दीजिए, तो 1 दर्जन केला का मान कितना होता है, 12 होता है, 12 केले आपको देंगे। ठीक उसी प्रकार से परमाणु, अणु, आयन की जो संख्या उसको गिनने के लिए एक इकाई का उपयोग किया जाता है, उसको मोल कहते हैं। ठीक है, और 1 मोल का मान होता है 6.022 गुणित 10 की घात 23 होता है। जैसे 1 दर्जन केला बोलते हो तो 12 नग देगा। अब 1 मोल परमाणु बोले या 1 मोल अणु बोले या 1 मोल आयन बोलेंगे तो उनका मान क्या होगा, 6.022 गुणित 10 की घात 23। अगर परमाणु बोला तो परमाणु लिखेंगे, अणु बोला तो अणु बोलेंगे, आयन लिखा तो आयन शब्द जोड़ देंगे, यही अंतर है। तो मोल संकल्प, मोल किसे कहेंगे, परमाणु, अणु या आयनों की संख्या को गिनने के लिए जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे मोल कहते हैं। और 1 मोल का मान होता है 6.022 गुणित 10 की घात 23 कणों का समूह। और एक कण क्या चीज है आपको याद होना चाहिए, कण शब्द प्रयोग किया गया है इसके लिए या तो परमाणु या अणु या फिर आयन, हमेशा याद रखिए। कण बोलते हैं तो परमाणु, अणु या आयन को बोला जाता है। और ये जो संख्या है 6.022 गुणित 10 की घात 23, इसे आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं। पुस्तक में आपको एवोगैड्रो संख्या भी लिखा मिलेगा, है ना। प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी का कोई आवोगाद्रो के रूप में करते हैं, कोई एवोगैड्रो के रूप में करते हैं। तो एवोगैड्रो संख्या कहलाता है या आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। तो आवोगाद्रो संख्या किसे कहते हैं, तो 6.022 गुणित 10 की घात 23 वो वाली संख्या जो है एवोगैड्रो संख्या कहलाती है, जो कि 1 मोल के बराबर होती है। इसके संकेत Na से प्रदर्शित करते हैं। Na किसका, एवोगैड्रो संख्या को, एवोगैड्रो संख्या को कैपिटल N और स्मॉल a से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब मोल को हम इस प्रकार से और समझ सकते हैं। देखिए पहला मैंने लिया, इसमें किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु जिसमें 6.022 गुणित 10 की घात 23 परमाणु उपस्थित रहते हैं मोल कहलाता है। 1 ग्राम परमाणु के, है ना। तो देखिए यहाँ पे परमाणु शब्द का प्रयोग किया। दूसरा ले हम 1 ग्राम अणु बोले, तो 1 ग्राम अणु जिसमें 6.022 गुणित 10 की घात 23 अणु उपस्थित होंगे। देखिए यहाँ पे अणु शब्द का प्रयोग किया गया, मोल कहलाता है। इसी प्रकार से आयन का लें तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम आयन बोल रहे हैं तो इस संख्या का मान हो जाएगा 6.022 गुणित 10 की घात 23 आयन, जो बोल रहा था जिसका प्रयोग करेंगे। तो इनको कण शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं, सबके लिए उपस्थित रहता है, तो ये भी इसके लिए मोल कहलाएगा। और एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब पर किसी गैस या वाष्प के 22.4 लीटर का द्रव्यमान भी मोल कहलाता है। देखिए गैस के लिए 1 मोल का मान क्या होगा, 22.4 लीटर गैस के लिए, है ना। सामान्य ताप दाब पर गैस या वाष्प के लिए 1 मोल का मान होता है 22.4 लीटर के बराबर, याद रखेंगे। मोल संकल्पना के अनुप्रयोग या मोल ज्ञात करने के सूत्र, मोल ज्ञात किया जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है सूत्र। तो क्या होता है सूत्र, यौगिक की मोल संख्या, मोल संख्या निकालना है स्मॉल n का मान। तो यौगिक के ग्राम में द्रव्यमान बटी यौगिक का ग्राम में अणु द्रव्यमान, माने जो जिस यौगिक का ज्ञात करना होगा उस यौगिक का द्रव्यमान
को जो है उसके अणु द्रव्यमान से भाग दे दो, तो जो आंसर आएगा वो मोल संख्या का मान होगा। या फिर तत्व की मोल संख्या निकालना है तो भी वही चाहिए, यहाँ पे तत्व के द्रव्यमान और तत्व के अणु द्रव्यमान। तो तत्व के द्रव्यमान को अणु द्रव्यमान से भाग दोगे, है ना। यौगिक बोलता है तो यौगिक के द्रव्यमान को यौगिक के अणु द्रव्यमान से भाग देंगे। यहाँ पे यौगिक बोलता है तो यौगिक लेंगे, तत्व बोलता है तो तत्व लेंगे, इस टाइप का है। तो इसको अब जैसे गैस के लिए निकालना है तो एन बराबर स्मॉल एन या तत्व की मोल संख्या बराबर क्या होगा, भी एल लीटर में है और 22.4 आयतन सामान्य ताप और दाब पर। इस सूत्र के द्वारा जो है निकाल सकते हैं मोल का मान। या एक और सूत्र है एन बराबर स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बटे एन अपान ए। तो कैपिटल एन क्या है, कणों की संख्या है, और ए ने क्या बताएगा, एवोगाड्रो संख्या का मान रखना पड़ेगा। तो आपको कणों की संख्या दिया रहेगा, एवोगाड्रो संख्या का मान तो नहीं दिया रहेगा, फिर भी जान रहे हो आप यहाँ पे 6.022 गुणित 10⁻³ रख सकते हैं। तो ये 3 सूत्र हैं, ये दोनों मिला के एक सूत्र बोल सकते हैं, हम इसको एक बोल सकते हैं, क्योंकि एन बराबर द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान कर दें। यौगिक है तो यौगिक के लिए, तत्व है तो तत्व के लिए हो जाएगा जी। और दूसरा फार्मूला ये आयतन बटे 22.4 गैस के लिए, और तीसरा जो है कणों की संख्या दिया रहे तो स्मॉल एन का सूत्र है कैपिटल एन बटे एन ए से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार 3 सूत्र से जो आप मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण लिया हूं मैं, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला वाला सूत्र का उदाहरण लिया हूं, उसके आधार पर बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे आप सूत्र को रख दो, 180 ग्राम जल, जल क्या है, यौगिक है। तो जल यहाँ पे यौगिक के जगह में आप ऐसा भी लिख सकते हो, जल के मोलों की संख्या। अब यौगिक का ग्राम में द्रव्यमान, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, जल का ग्राम में द्रव्यमान। जो यौगिक दिया उसका नाम लिख सकते हो, तो यहाँ यौगिक लिखा, यहाँ भी आ जाएगा जल का ग्राम में अणु द्रव्यमान। ठीक है, तो जल का ग्राम में द्रव्यमान आपको दे दिया है 180 ग्राम, जल में बोलता है, जल का दे दिया है। अब जल का ग्राम में अणु द्रव्यमान, तो जल का आणविक द्रव्यमान होता है 100, क्या होता है, जल का 18 होता है ना, 100 बोलता हूँ। ये जैसे H2 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणा कर दो, धन ऑक्सीजन का 16, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो ये हो जाएगा 180 बटे, आप लिख सकते हो 18 मान रखोगे तो जल के ग्राम में द्रव्यमान हो जाएगा 180 और अणु द्रव्यमान 18। तो 180 को 18 से भाग दे दो तो यह आ जाएगा 10 मोल। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगर गैस के लिए दिया गया आयतन दिया रहे तो आप आयतन का मान है तो उस सूत्र से निकाल सकते हैं, और कणों की संख्या दिया हो तो तीसरा सूत्र से निकाल सकते हैं। तो 3 सूत्र आपको जो बताया हो उन सूत्र से निकल सकता है। ठीक है, और आपको समझ में आया नहीं आया आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई समस्या है या कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है तो, और आप जो है बिल्कुल जो है मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अन्य लोगों को भी बताइए ताकि फ़ायदा हो। आप इस नोट्स को बनाते रहिए, पढ़िए। पुस्तक से और डिटेल पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन नोट्स के रूप में बताया हूँ, आपको परीक्षा में इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। परिभाषा पूछता है, परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण दे दीजिए, पर्याप्त है। तो शॉर्ट सारगर्भित नोट्स आपके सामने जो है मैं ला रहा हूँ। अगला हमारा जो नोट्स आएगा रासायनिक संयोग के नियम से आएगा। ठीक है, तो आप सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।